हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के 4th क्लास के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक बृहद साम्राज्य, एक अखंड भारत का साम्राज्य कैसे बढ़ा, और उसके बाद द्वितीय शासक हुए बिंदुसार, उसके बाद 3rd शासक हुए अशोक। इनका प्रशासनिक जीवन क्या था, राजनीतिक जीवन क्या है, सामाजिक जीवन क्या है, ये प्रशासन कैसे चलाते थे, इसके बारे में आज जानेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य ये है मगध, उसके बाद ये है मगध, और ये पाटलिपुत्र अंग, और ये बंगाल। बंगाल ये उज्जैन मध्य प्रदेश में, मालवा सौराष्ट्र, और ये बलूचिस्तान कंधार हेरात, और ये मकरान, ये सब अफगानिस्तान का क्षेत्र था। और ये सिंधु नदी है, पंजाब, कुरु, पंचाल, कौशल, ये सब मिला के क्या था, एक मगध साम्राज्य। के बाद कौन सा उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य। मतलब मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ये था। नीचे तमिलनाडु नहीं था, तमिलनाडु को कट करना है, तमिलनाडु नहीं था। मैसूर तक पहुंचे थे अशोक, तो कलिंग होते हुए, कलिंग को भी अशोक ने जीत लिए थे। तो ये मैसूर, कलिंग, अंग, पाटलिपुत्र, मगध, कौशल, पांचाल, कुरु, मालवा, उज्जैन, सौराष्ट्र, पंजाब, और इधर हेरात, मकरान और कंधार, मकरान और बलूचिस्तान, ये सब क्या था, तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो ये है मौर्य साम्राज्य का एक गौरवशाली क्या क्षेत्र। तो इसका हम लोग आज क्या जानेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था जानेंगे, राजनीतिक व्यवस्था जानेंगे, सामाजिक व्यवस्था जानेंगे, और इसके व्यापार कैसे थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रशासनिक व्यवस्था जानते हैं कि प्रशासन कैसा था। ये कौटिल्य ने ये जो प्रशासन है, इसका जो प्रशासन था उस टाइम का, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन को 7 भागों में बांटा गया था। तो केंद्रीय जो प्रशासन थे, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत दिए थे। ये सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग मतलब 7 सिद्धांत दिए थे। सप्तांग सिद्धांत 7 सिद्धांत दिए थे कि मौर्य काल का जो प्रशासन है, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है, 7 सिद्धांत से चलेगा। और 7 सिद्धांत कौन है, तो पहला, जैसे एक मनुष्य है, ये देखिए, एक मनुष्य है तो उसका राजा क्या होता है, सिर होता है। तो राजा क्या है, तो सिर है। और उसका आँख कौन है, तो ये सिर हुआ, राजा सिर हुआ, राजा सिर हुआ, तो आँख उसका अमात्य हुआ। मतलब उसका प्रधानमंत्री कौन है, तो अमात्य। उसका सचिव बोलते हैं, प्रधानमंत्री नहीं, सचिव, सचिव बोला जाता है। तो अमात्य हुआ, आँख जिसको बोलते हैं। 3rd में क्या है, जनपद, इसको क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र बोला जाता था। तब वो ये सिर हुआ, राजा सिर हुए, और दूसरा आँख कौन है, तो सचिव, सचिव जिसको अमात्य बोलते थे। 2 समझ में आ गया। मतलब प्रशासन कैसे चलता है, तो एक व्यक्ति के तौर पर उदाहरण लिए थे, और कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी मौर्य साम्राज्य का प्रशासन इस सप्तांग सिद्धांत से चलता था। चलिए, तो हम जानते हैं राजा क्या थे, तो सिर के समान थे, और अमात्य क्या थे, तो आँख के समान थे। जनपद जो क्षेत्र था, क्षेत्र, किसी का भी क्षेत्र, जैसे मौर्य साम्राज्य 5 क्षेत्रों में बांटा हुआ था। 5 क्षेत्र कहने का मतलब है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, इधर पाटलिपुत्रा, और इधर उज्जैन, और इधर गुजरात, इधर गुजरात, और इधर एक तरफ उज्जैन था। तो ये हम लोग 5 पार्ट में बटा हुआ था। तो वही बोला गया है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार ना, राजा सिर थे, और अमात्य क्या थे, सचिव आँख थे, और जांघ जो जनपद क्षेत्र था, ये 5 जो क्षेत्र था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ये सब क्षेत्र जो था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये साम्राज्य स्थापित हुआ था, वो क्षेत्र क्या कहलाया, क्षेत्र कहलाता था। तो जनपद था तीसरा जो था उसका, कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत में तीसरा जो था वो क्या था, जनपद था। 4था दुर्ग, जो बाँह कहलाता था। यहाँ तक आ गए। जांघ क्या था, तो जांघ था। उसके बाद बाँह दुर्ग था, दुर्ग को बाँह बोलते। दुर्ग मतलब किला, किला में प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो किला कहलाता था क्या, बाँह। उसके बाद कोष, जिसको पैसा या खजाना रहता था उसका कोष बोलते थे। मुख में क्या था,
कोष था, पैसा था, खजाना था। और मित्र, जो भी मित्र था वो कान था, जैसे कोई सुन के बता देना। अशोक को जैसे धर्म महामात्र के नियुक्त किए थे तो वो कान थे, मित्र थे। और दंड बल सेना, जो योद्धा थे वो मस्तिष्क थे। ये ध्यान हुआ। मतलब ये याद करने का तरीका थे कि कौन मस्तिष्क है, कौन बाँह है, कौन मुख है। लेकिन इसको नहीं ध्यान रखना, सीधे याद रखना कि सप्तांग सिद्धांत कौन दिए थे, प्रशासन का सप्तांग सिद्धांत कौन दिए थे, तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य बोलते हैं वो दिए थे। सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन सिद्धांत है, तो सबसे पहला सिद्धांत क्या था, तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, सप्तांग का राज है, पाद मतलब पोस्ट है, वो 7 तत्व था। तो पहला क्या था, तो राजा है जो प्रमुख थे, सर्वे सर्वा थे। दूसरा क्या थे, आमात थे जिसको सचिव बोला जाता था। दूसरा, तीसरा क्या है, जनपद थे, क्षेत्र बोला जाता है, मतलब कौन सा क्षेत्र है, ये 5 क्षेत्र है, 5 भागों में बांटा हुआ था मौर्य साम्राज्य, वो 5 क्षेत्र। और दुर्ग, ये दुर्ग था मतलब किला था। और एक कोष खजाना होता है। और मित्र थे और बल, योद्धा थे जो युद्ध लड़ते थे, वो मस्तिष्क थे। तो सप्तांग सिद्धांत था। फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि सप्तांग सिद्धांत क्या है। सिर्फ यही याद रखना है कि सप्तांग सिद्धांत क्या थे। तो पहला कौन है, राजा। पहला राजा। दूसरा कौन थे, आमात, मत जिसको सचिव बोला जाता था। तीसरा कौन है, जनपद। चौथा दुर्ग जिसको किला बोलते थे। पांचवा क्या है, कोष जिसको खजाना बोलते थे। छठा मित्र। और सातवां योद्धा जिसको सैनिक बोला जाता था, योद्धा सैनिक। ये 7 तत्व से मिलकर प्रशासन चलता था। ध्यान से, पहला राजा, दूसरा अमात्य जिसको सचिव बोलते हैं, चौथा तीसरा जनपद था उसको क्षेत्र बोलते थे, और चौथा दुर्ग जिसको किला बोलते थे, और चौथा 5वां हुआ कोष जिसको खजाना बोलते थे, छठा मित्र है, और 7वां योद्धा थे। ये 7 तत्व मिलकर क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो भी मौर्य साम्राज्य था वो क्या बनता था, इस 7 तत्व से इनका प्रशासन बना था। ये जरूरी था। सप्तांग सिद्धांत दिए थे, कौन दिए थे, कौटिल्य दिए थे। चलिए, कौटिल्य के सप्तांग विचारधारा पर आधारित था। कौटिल्य के सप्तांग में जो सप्तांग सिद्धांत था उसमें राजा सर्वे सर्वा थे। ये हो गया। उसके बाद ध्यान हो गया, सब याद हो गया। उसके बाद आगे अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के उच्च अधिकारी तीर्थ बोलते थे। मतलब राजा को सहायता करने के लिए ना एक व्यवस्था थी, वो तीर्थ कहलाते थे। 18 तीर्थ थे प्रशासन में। 18 जैसे अभी कितने होते मंत्रिमंडल में सदस्य होते हैं ना, वैसे ही क्या थे, तो तीर्थ कहलाते थे। वो 18 थे, 18 तीर्थ थे। और उसके बाद वहीं 26 प्रकार के अध्यक्ष की चर्चा की गई है। मतलब जैसे कैबिनेट में कैसे होता है, मंत्री तो 18 और उसमें कितने सदस्य हैं, तो 525 सदस्य हैं, 550 सदस्य, ऐसे करके। तो क्या था, 18 तीर्थ थे और उसमें 26 अध्यक्ष थे। चलिए हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। तीर्थ का कौन क्या थे, वो किसका अध्यक्ष था, और अध्यक्ष क्या थे, असंबंधित विभाग क्या थे। मतलब प्रशासन को चलाने के लिए क्या थे, तीर्थ थे, 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष थे। ये जानना है कैसे, कौन कौन जो थे, कौन किस विभाग से संबंधित थे, पूछता है। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर से यहाँ देखते हैं। जैसे ये राजा हुए, जैसे ये राजा हुए, उसके बाद मंत्रीन बोला जाता था। ये इसके बाद मंत्रीन बोला जाता था, मंत्रीन। उसके बाद जो थे कैबिनेट का जो भी सदस्य थे, ये राजा सर्वोपरि हो गए। उसके बाद 3-4 सदस्य मंत्री, मंत्रीन बोलते, मंत्रीन 3-4 सदस्य थे, ये मिलकर बनता था। उसके बाद सदस्य लोग होते थे। तो ये जैसे अभी कैसे चलता है कि एक प्रधानमंत्री हैं, फिर कैबिनेट हुआ, फिर कैबिनेट के लोकसभा सदस्य हुए, ये सब ऐसे ही रूप थे। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि प्रशासन चलाने के लिए क्या थे, तो 18 तीर्थ की व्यवस्था किए गए थे। तीर्थ विभाग था और विभाग से संबंधित कौन अध्यक्ष हैं वो जानते हैं। और 26 अध्यक्ष थे, कहीं 27 भी देता है, कहीं 26 भी देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला
पन अध्यक्ष जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग जानते हैं। पन अध्यक्ष मतलब वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष थे। व्यापार होता था, चीन से व्यापार हुआ, उधर दक्षिण पश्चिम एशिया से हुआ, तो क्या कहलाते थे? वाणिज्य का अध्यक्ष। कौन थे? ऐसे भी पन जो था, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पन जो क्या था? मुद्रा। तो विनिमय का माध्यम क्या था? चांदी का मुद्रा था, चांदी का मुद्रा था, उसको आहत सिक्का भी बोलते थे। तो वो पन, तो पन का जैसे पैसा का जो भी विनिमय करेगा वो कैसे करेगा? तो व्यापार से करेगा, तो पन का अध्यक्ष कहलाता था। पन अध्यक्ष तो वाणिज्य का व्यापार का अध्यक्ष था। पौतवाध्यक्ष, पौतवा तो माप तौल का अधिकारी था। माप और तौल कैसे? तो माप याद रखने है ना, माप तौल, इधर भी पौत है और इधर भी तौल है, तो याद करने का ये ट्रिक है। क्या? पौतवा अध्यक्ष मतलब माप भी है और इधर तौल भी है, तो माप तौल का अध्यक्ष कौन थे? पौतवा अध्यक्ष थे। उसके बाद सूना अध्यक्ष, बूचड़खाने, जहाँ पशु पक्षी जो भी है जानवर को मारा जाता है और वहाँ मीट बनाया जाता है, वो उसको बूचड़खाना बोलते हैं। तो बूचड़खाने का अध्यक्ष कौन थे? सूना अध्यक्ष बोला जाता था उनको। उसके बाद सूरा अध्यक्ष जो शराब एवं मदिरा का अध्यक्ष थे, वो क्या थे? सूरा अध्यक्ष। मदिरा और पान मतलब मदिरा पान नहीं, मदिरा जहाँ शराब बनाया जाता था तो उसका अध्यक्ष कौन थे? सूरा अध्यक्ष। ऐसे भी जानते हैं, सूरा मतलब शराब होता है और सूना मतलब बूचड़खाने का अध्यक्ष था। ध्यान से याद हो जाएगा एक बार में। उसके बाद कुपिया अध्यक्ष, कुपिया अध्यक्ष कौन थे? तो वन और उसके संपदा का अधिकारी क्या थे? कुपिया अध्यक्ष थे। सूत्र कताई और बुनाई का अध्यक्ष थे। उस समय रेशम का वाणिज्य होता था, व्यापार होता था, तो कताई और बुनाई का अध्यक्ष कौन थे? सूत्र अध्यक्ष थे। उसके बाद लक्षणाध्यक्ष, लक्षण का अध्यक्ष। लक्षण माने टकसाल, जहाँ मुद्रा छपता था ना, लोग अपने जैसे ये पन अभी बताए ना, वैसे ही पन के बाद क्या थे? सोने का सिक्का निष्क थे, फिर चांदी का सिक्का सतवान थे। तो निष्क, सतवान, काकनी ये थे, सिक्का थे। तब वो सब टकसाल जहाँ ढाला जाता था, बनता था, उसको लक्षणाध्यक्ष बोलते थे। टकसाल का अध्यक्ष कौन थे? क्या थे? लक्षणाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष तो धातु विभाग का अध्यक्ष, जो धातु बनाते थे, तो धातु विभाग ऐसे भी याद रहेगा। लोहा तो मतलब धातु है, तो धातु विभाग के अध्यक्ष कौन थे? लोहा अध्यक्ष थे। उसके बाद विविता अध्यक्ष, चारगाहों का अध्यक्ष कौन थे? तो विविता अध्यक्ष थे। पतनाध्यक्ष, पतन मतलब बंदरगाह, पतन माने बंदरगाह होता है। और ऐसे याद रखिएगा, बीत कब होगा? तब जब चारगाह चारा के लिए रहेगा तो बीत का व्यवस्था करेंगे, बीत जब पैसा रहेगा तो चारगाह, तो चारगाहों का अध्यक्ष विविता अध्यक्ष। अब पतन का अध्यक्ष कौन थे? तो बंदरगाहों का अध्यक्ष क्या थे? पतनाध्यक्ष थे। ये हुआ मौर्य जो प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़े ना कि 26 अध्यक्ष हैं, तो ये अध्यक्ष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष था वो जाने हैं। आगे हम लोग तीर्थ पढ़ेंगे। कौन सा तीर्थ? तीर्थ से प्रशासन चलता था। ये जो 26 थे तीर्थ के बाद कहलाते थे। अभी हम लोग इसको पहले तीर्थ देखते हैं। देखिए, इसको तीर्थ को याद रखना है। तीर्थ मतलब संबंधित विभाग पर कार्य। मौर्यकालीन प्रमुख तीर्थों के पदाधिकारी, उनके कार्य मतलब राजा तो पहले थे ही, उनको हेल्प करने के लिए यहाँ मौर्य साम्राज्य में तीर्थ की नियुक्ति हुई थी। और तीर्थ कितने थे? तो 18 थे। जैसे गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हम लोग लिखे हैं। आगे हम लोग देख लेंगे, जो बचेगा वो हम देख लेंगे। सबसे पहले मंत्री, पुरोहित क्या कहलाते थे? तो प्रधानमंत्री प्रमुख अधिकारी थे। मंत्री सबसे पहला क्या थे? मंत्री मतलब पहले राजा थे, सर्व राजा हुए, उनको हेल्प करने के लिए क्या थे? तो मंत्री और पुरोहित थे। वो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्म अधिकारी थे। जो भी पुरोहित थे, पहले जानते ही थे कि जैसे अमात्य थे तो वो सचिव थे, लेकिन यहाँ मंत्री कहने का मतलब ही पुरोहित था। पुरोहित उनको मतलब राजा को
सहायता देते थे, कोई भी प्रधानमंत्री के जैसा काम करते थे, और कोई भी धर्म का अधिकारी होता था वो धर्म का अधिकारी जैसा व्यवहार करते थे। कुछ भी बताना हो तो प्रधानमंत्री को कौन बताते थे? मंत्री या पुरोहित थे। सबसे पहला तीर्थ में कौन थे? तो मंत्री या पुरोहित। उनको क्या बोला जाता है? तो प्रधानमंत्री और प्रमुख धर्म अधिकारी थे। धर्म के अधिकारी ऐसे सीधे याद रखिए ना, धर्म के अधिकारी कौन थे? तो पुरोहित थे या मंत्री, उन्हीं को बोला जाता था तीर्थ में पहला। दूसरा युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। राजा का उत्तराधिकारी जो युवराज हुए ना, युवराज राजा का पुत्र युवराज हुए, वो क्या कहलाते? तो राजा का उत्तराधिकारी युवराज। दूसरा में वही रहते थे। पहला मान लेते हैं कि सर्वे सर्वा कौन है? तो राजा है, तो राजा के बेटा कौन होंगे? तो युवराज होंगे। तो युवराज राजा का उत्तराधिकारी था, दूसरे तीर्थ में थे। तीसरा सन्निधता, राजकीय कोषागार का जो प्रधान अधिकारी होता था, जिसको कोषाध्यक्ष अभी हम पढ़े हैं, उनको सानिध्यता बोलते थे। मतलब कोषागार मतलब खजाना भरा हुआ है कि नहीं, या खजाना का जो भी विवरण आता है, पैसा कहाँ आया कहाँ गया, वो खजाना का जो भी अध्यक्ष थे वो क्या कहलाते थे? सन्निधता कहलाता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश कहलाते थे। मंत्री परिषद अध्यक्ष कौन थे? तो दीवानी, दो प्रकार के यहाँ न्यायालय होता था, फौजदारी और दीवानी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय। तो मंत्री परिषद अध्यक्ष क्या थे? दीवानी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। और परदेसा, जो संचालक नगर रक्षा का अध्यक्ष थे, परदेसा कहलाते थे। जो भी संचालक या नगर का जो भी ये संरक्षक थे ना, संचालक या नगर रक्षा का जो अध्यक्ष थे, क्या थे? परदेसा कहलाते थे। नगर जैसे समान भागों में 5 भागों में बांटा हुआ था ना ये मौर्य साम्राज्य, तो इसके नगर का जो भी 5 भाग था, तो पांचों के नगर का अध्यक्ष क्या कहलाते थे? परदेसा कहलाते थे। सेनापति, तो सेनापति क्या कहलाते थे? सर्वोच्च सेना कमांडर। सेनापति कौन थे? तो सर्वोच्च सेना कमांडर थे, तो सेनापति कहलाते थे। और ये ध्यान रखिएगा, सेनापति हुआ सेना का अध्यक्ष, जो सबसे और मतलब उच्च पद पर हुए। लेकिन जो युद्ध में सेना के अध्यक्ष रहते थे, प्रमुख रहते थे, वो नायक कहलाते थे। वो नायक कहलाते थे। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले ये सेनापति हुए जो युद्ध का अध्यक्ष है, ये ठीक है। लेकिन जो क्षेत्र में मतलब कुरुक्षेत्र में या रण क्षेत्र में या कुरुक्षेत्र में जो सेना का प्रमुख होता था, सेना का अधिकारी होता था, वो क्या कहलाते थे? नायक कहलाते थे। पूछता है, याद रखिएगा। अंतर्वार्षिक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतर्वार्षिक मतलब सम्राट का अंगरक्षक था, सेना का प्रधान। अंगरक्षक जो उनके मतलब सहयोग करते थे और अंगरक्षक के रूप में रहते थे, उनका अधिकारी क्या कहलाता? सर्वोच्च सैन्य कमांडर, अंतर्वार्षिक कहलाते थे। कर्मांतिक क्या है? तो उद्योग धंधा कारखानों का प्रधान, निरीक्षण करने वाला। कर्मांतिक मतलब कर्म करो, उद्योग करो, जो भी है रेशम कटाई बुनाई होता था वो पेशा था। तो उद्योग में कर्म उद्योग धंधा और कारखाने का जो निरीक्षण करता था वो कर्मांतिक कहलाता था। ऐसे याद रखिएगा। कारखाना तो कौन होगा? कर्म होगा, बढ़िया। या का से कारखाना, का से कर्मांतिक। वो कारखाने का अध्यक्ष कौन थे? तो कर्मांतिक थे। प्रशास्ता, ये ध्यान रखिएगा, राजकीय जो लिपिबद्ध करने और राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने। प्रशास्ता मतलब कुछ भी लिखने का जो भी है, जो राजा आदेश सुनाए या जो लिखिबद्ध है, लिख के करना है, आदेश देना है, वो लिखित राजकीय जो भी आदेश थे उसको लिपिबद्ध करना। कैसे होता है? स्टोनो, जो वहाँ से डीएम साहब बोलते हैं और वो स्टोनो लिखता है। तो क्या है? मतलब कोई भी, जैसे कोई भी प्रशासक आए या मुख्यमंत्री आए भाषण दिए, तो कोई एक लिखते रहता है शॉर्ट ये हैंड राइटिंग होते हैं, उसको लिखते रहते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? लिपिबद्ध करना। फिर बाद में उसको प्रकाशन किया जाता है न्यूज में। तो प्रशासता वही है। प्रशासता राजकीय जो आदेश मिलता था, राजकीय आदेश, उसको लिपिबद्ध करते थे और राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखते थे, वो प्रशासता था। आज के युग में उसको क्या बोलते हैं? मीडिया। तो ये क्या थे? प्रशासता थे। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला, जो सैनिक का सामग्री प्रबंध करते थे ना, जैसे कब युद्ध लड़ना है, कब युद्ध का सामान घट गया है, लाना है, तो वो दंडपाल कहलाते थे। सैन्य सामग्री का प्रबंध करना उनका अधिकारी का काम था, वो दंडपाल थे। उसके बाद दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। देखिए, देश के भीतर मतलब
दुर्ग है, ये किला है, उसके अंदर क्या हो रहा है, बाहर से नहीं मतलब है, अंदर में क्या हो रहा है उसका प्रबंध, दुर्गों का जो भी रसद है, सामान है, या जो भी घट रहा है दुर्ग के किला के अंदर, वो दुर्गपाल थे। ऐसे भी याद रखिए, दुर्ग दुर्ग क्या होता है, किला होता है, तो किला मतलब अंदर, बाहर नहीं। और अंतपाल ये है अलग सीमावर्ती इलाकों में, जैसे दुर्ग यहाँ है, दुर्ग यहाँ है, तो इसके सीमावर्ती इलाके में, जैसे ये जैसे दुर्ग, दुर्ग के अंदर हो गया जो ना, वो दुर्गपाल कहला। देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक कौन कहलाते थे, तो दुर्गपाल कहलाते थे। लेकिन दानपाल जो भी सीमा लगता था, जैसे ये क्षेत्र है 5 भागों में बांटा हुआ था, तो इसका जो भी सीमा लगता है उसको क्या बोलते हैं, किले के जो सीमा लगता था उसके देश के भीतर तो हो गया दुर्गपाल, और सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक कौन थे, अंतपाल थे। आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाते थे, आटविक कहलाते थे। और दबौरिक, या ये ध्यान रखिएगा, दौबारिक राजमहल का प्रबंध एवं देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी दौबारिक कहलाता था। प्रधान अधिकारी जो राजमहल का देख रेख रखता था वो क्या कहलाते थे, दौबारिक कहलाते थे। आठवीं कौन था, तो वन विभाग का प्रधान अध्यक्ष आठवीक। उसके बाद अंतपाल क्या है, तो अंतपाल मतलब अंतिम में कौन है, तो सीमावर्ती इलाकों का रक्षक था वो। दुर्गपाल मतलब अंदर में कौन देख रहा है, दुर्ग के भीतर देखने का प्रबंध करने का अधिकार इनको था, दुर्गपाल। दंडपाल तो सैन्य सामग्री का प्रबंध करना दंडपाल का काम था। उसके बाद प्रशास्ता जो आजकल के मीडिया हैं तो प्रशास्ता कहलाते थे। राजकीय जो भी आदेश हुआ उनको लिपिबद्ध करना है और कल के डेट में उसका यूज करना है, तो वो क्या है, प्रशास्ता थे। कर्मांतिक कारखाने का अध्यक्ष कौन थे, तो कर्मांतिक थे। अंतर्वार्षिक मतलब सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी, सेना का प्रधान अधिकारी कौन थे, तो कर्मांतिक थे। कर्मांतिक कौन थे, तो कारखानों का अंगरक्षक कर्मांतिक थे। लेकिन अंतर्वार्षिक कौन थे, तो सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी कौन था, अंतर्वार्षिक था। सम्राट का अंगरक्षक का, सम्राट का जो भी, जैसे अशोक हैं तो उनके अंगरक्षक होंगे ना, उनके महान जो सबसे बड़ा अधिकारी कौन थे, तो सम्राट के अंगरक्षक का आधारी अंतर्वार्षिक थे। और युद्ध के अधिकारी कौन थे, तो नायक थे। और सेनापति अध्यक्ष था। सेनापति जो सर्वोच्च कमांडर होता था सेना का, वो सेनापति कहलाता था। प्रदेशा क्या था, तो संचालक। नगर रक्षा का जो भी अध्यक्ष, नगर को रक्षा करना है उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रदेशा थे। और मंत्री परिषद अध्यक्ष तो जानते ही हैं, दीवानी और फौजदारी दो न्यायालय था, तो दीवानी का मंत्री परिषद अध्यक्ष थे। सानिध्यता क्या थे, तो राजकीय कोषागार मतलब कोषाध्यक्ष के अध्यक्ष कौन थे, मतलब कोष में खजाना कितना पैसा कितना व्यय करता है वो सानिध्यता कहलाता। युवराज राजा के अधिकारी, मंत्री पुरोहित जो प्रधानमंत्री थे। ये थे तीर्थ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही पूरा, आगे हम देखेंगे बता देंगे 4 और। चलिए आगे देखते हैं। यह है प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी और इनके कार्य, ये भी थोड़ा देखते हैं। महामात क्या होते थे, तो महामात कौन थे, तो प्रमुख आमात नगरों का अधिकारी। अभी बोले ना, प्रधानमंत्री के बाद जो भी कार्य करते थे जिनको सचिव बोला जाता था, महामात थे। मतलब जैसे 10 आदमी हैं उनके एक आमात हुए, और उनके बाद जो प्रमुख हुए 10 आदमी का एक प्रमुख, तो महामात कहलाए। एक आमात हुए जो सचिव कहलाए, लेकिन ये महामात हैं। महामात मतलब प्रमुख आमात नगरों का अधिकारी क्या थे, महामात कहलाते थे। जैसे अभी बताया ना, ये राजा हैं, सर्वे सर्वा हैं, और इसमें मंत्रीन होते थे, 4 सदस्य मंत्रीन होते थे। और उसके बाद जो भी कहलाते थे वो क्या थे, महामात कहलाते थे। महामात मतलब प्रमुख आमात नगरों का अधिकारी क्या कहलाता था, आमात का नगर का अधिकारी। जो भी आमात थे मतलब प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री जो भी ऑर्डर देते थे वो आमात ग्रहण करते थे। और आमात का, ये आमात नगरों का प्रमुख कौन था, महामात। आगे रूप दर्शक, तो सिक्कों का जांच करता प्रधान अधिकारी कौन थे, सिक्कों का अध्ययन, जैसे टकसाल में ये मुहर
लग रहा है या नहीं, या डुप्लीकेट मुहर है। जो भी सिक्कों का परखते थे वो कौन कहलाते हैं, तो सिक्कों का जांचकर्ता प्रधान अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। ध्यान रखिएगा, रूप जीवा वो मौर्य काल में ना, ये रूप जीवा तो आजीवन अविवाहित रहने वाले रूप जीवा कहलाते हैं, लेकिन यहाँ क्या थे, तो सिक्कों का जांचकर्ता थे, रूप दर्शक था। ध्यान से, आमात कौन है, तो योग अधिकारियों के समूह को आमात बोलते थे। जो प्रधानमंत्री के बाद रहते थे वो आमात कहलाते थे, वो सचिव कहलाता था। और उसी का एक प्रमुख कौन थे, महामात है। आग्रमात क्या कहलाए, तो प्रधानमंत्री का पद को बोला जाता था आग्रमात। ध्यान रखिएगा, एक ये इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछता नहीं है, प्रधानमंत्री का पद क्या था, आग्रमत बोला जाता था। ये आमात हुए, आमात का ऊपर महामात हुए और एक आग्रमत हुए, मतलब ये महामात जो था उससे आगे तो आग्रमत। आग्रमत कौन हुए, तो प्रधानमंत्री का पद। प्रदेश था, जो अभी पढ़े हैं, मंडल का प्रमुख या प्रधान अधिकारी, मंडल का प्रमुख या प्रधान अधिकारी। ये एस्ट्रोनोमाई और एग्रोनोमाई, सड़क का निर्माण अधिकारी एग्रोनोमाई बोलते थे, इधर बता दे रहे हैं। सड़क का जो निर्माण अधिकारी था एग्रोनोमाई बोला जाता था, एग्रोनोमाई। सड़क अधिकारी, जो मार्ग था उसके अधिकारी कौन थे, एग्रोनोमाई बोला जाता था। आज इंजीनियर होते हैं, उस समय क्या थे, तो एग्रोनोमाई थे। और यहाँ एस्ट्रोनोमाई कौन थे, तो नगर का अधिकारी या नागरक भी बोला जाता था इनको, नागरक। राजुक कौन थे, राजुक बोला जाता था, तो साम्राज्य में न्याय एवं राजस्व का अधिकारी। साम्राज्य में न्याय एवं राजस्व का अधिकारी कौन थे, तो राजुक थे। सोबार्निक, टकसाल का प्रमुख अधिकारी क्या थे, सोबार्निक। टकसाल का प्रमुख अधिकारी कौन थे, तो सोबार्निक कहलाते थे। अंतः महामात्र, तो अभी पढ़े हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार को करने वाला कौन थे, अंतः महामात्र थे। मतलब अंत में जो सीमावर्ती इलाका है उसमें क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिए अंत महामात्र थे। धम्म महामात्र था, समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना। अभी बताए थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, धम्म महामात्र भेरी घोष और धम्म घोष की घोषणा हुई थी। तो जो रूल था, मतलब सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला जो धम्म था, वो धम्म लोग मान रहा है कि नहीं, उसका आज्ञा का पालन कर रहा है कि नहीं, उसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त होते थे, वो महामात्र कहलाते थे। और वही महामात्र जो हैं सामंजस्य स्थापित करने के लिए कौन अधिकारी थे, धम्म महामात्र कहलाते थे। महामात सर्प गुप्तचर विभाग का प्रधान था। महामात सर्प क्या थे, तो गुप्तचर विभाग के क्या थे, प्रधान थे। ऐसे गुप्तचर विभाग को गुण पुरुष बोला जाता था, लेकिन उनके प्रधान कौन थे, तो महामात सर्प बोला जाता था। युक्तक था, जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी युक्तक था। युक्तक जिले में राजस्व वसूली जो करता था युक्तक कहलाता था। चलिए अब हम प्रशासन को अच्छे से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, मौर्यकालीन प्रशासन का एक ढांचा होता है कि ढांचा क्या है, तो ढांचा हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या थे, तो सबसे पहले राजा थे। ये सबसे पहले क्या थे, तो राजा थे। राजा का सर्वे सर्वा थे, यहाँ ध्यान रखिएगा। ये राजा हुए सर्वे सर्वा हुए। उसके बाद प्रांत बटा, प्रांत जो आज राज्य कहलाता है। जैसे बिहार एक राज्य है, पहले सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद बिहार एक राज्य है तो वो प्रांत कहलाता था। प्रांत के नीचे क्या था, राज्य कहलाया तो प्रांत कहलाया। प्रांत के नीचे मंडल होगा, जैसे कमिश्नरी, तो कमिश्नरी मंडल। आज का कमिश्नरी है वो पहले क्या कहलाते थे, मंडल कहलाते थे। और मंडल के बाद क्या था, मंडल का प्रमुख क्या कहलाते थे, मंडल जो आज क्या है, कमिश्नरी कहलाता था। उसके बाद मंडल के बाद एक विषय होता था, जो आज क्या है, आज है मंडल के बाद एक विषय होता था, वो आज एक क्या है, जिला है। और एक जिला का प्रमुख क्या कहलाता था, विषयपति कहलाता था या स्थानिक बोलते थे। और मंडल का प्रमुख क्या कहलाता था, तो कुमार बोलते थे, या मंडल का प्रमुख प्रदेश होता था। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, स्थानीय लोग रहते थे, मतलब इसके अंतर्गत 800 ग्राम था। उसके बाद द्रोणमुख था, उसके बाद खारवाटिक था, खारवाटिक था, उसके बाद संग्रहण था, उसके बाद ग्राम था। इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग राजा हुआ, सर्वोपरि हुआ। उसके बाद
राजा के बाद प्रांत होता था, उसको प्रांत को क्या बोलते थे? प्रांत को राज बोलते थे। राज के बाद हम लोग मंडल बोलते हैं, मंडल जो आज कमिश्नरी है मंडल। उसके बाद जिला, जिला को बोलते हैं विषय, उसका प्रमुख विषयपति कहलाते थे। तो जिला के बाद क्या हो गया? जो आज जिला है वो पहले क्या थे? तो विषय थे, उसको प्रमुख विषयपति कहलाते थे। फिर से याद रखिए, पहले राजा सर्वे सर्वे हुआ, उसके बाद प्रांत हुआ जिसको जिला प्रांत को राज बोलते हैं, उसके बाद कमिश्नरी हुआ उसको मंडल बोलते हैं, उसके बाद विषय हुआ जिला बोलते हैं। जिला के बाद हम लोग ग्राम में आएंगे, लेकिन उसके पहले और भी 800 ग्राम, 800 गांव को एक भाग में बांटा गया है, 400 गांव को एक भाग में बांटा गया है, 200 ग्राम को एक भाग में बांटा गया है, और सबसे नीचे जो है वो ग्राम कहलाता है। तो जैसे स्थानीय थे तो इस स्थानीय आया, सब विषय के बाद जो ना विषय आया उसके बाद स्थानीय आया। तो स्थानीय में 800 ग्राम आए, 800 ग्राम मतलब 800 गाँव आए, जो गाँव बोला जाता है, ये सुदूर इलाका बोलते हैं उसको, गांव बोलते हैं। तो 800 गांव आए स्थानीय में। उसके द्रोणमुख हुआ तो इसके अंतर्गत 400 गांव आए। उसके बाद खरवाटिक आए तो इसमें 200 गांव आए, और उसके बाद इसके अंतर्गत 10 गांव आए। संग्रहण बोलते हैं सबसे सेकेंड लास्ट, संग्रहण जो 10 गांव का समूह थे वो संग्रहण कहलाए। और लास्ट में क्या है? तो लास्ट में गांव जो ग्राम है सबसे छोटा ग्राम होता है, और इसके प्रधान को क्या बोलते थे? ग्रामनी बोला जाता था। ग्रामनी या ग्रामिनी या ग्रामिक बोला जाता था, ग्रामिक, ठीक है, ग्रामिक बोला जाता था सबसे लास्ट में। समझ में आ गया? सबसे पहला क्या था? मौर्य प्रशासन को हम लोग इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले राजा थे, अभी जैसे प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद आए प्रांत, मतलब राज्य आया। बिहार एक राज्य है, राजस्थान एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं? प्रांत के बाद आते हैं मंडल में। प्रांत के बाद आते हैं मंडल में। मंडल मतलब जिला हुआ, बिहार में एक जिला हुआ, उसके बाद पटना जिला हुआ, तो ये मंडल हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं मंडल के बाद क्या आते हैं? विषय, वो एक जिला हुआ। मंडल के बाद क्या है? विषय मंडल कमिश्नरी, सॉरी मंडल हुआ कमिश्नर। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले राजा हुए, उसके बाद प्रांत हुए, उसके बाद कौन है? कमिश्नरी लेवल पर, जो आज कमिश्नरी हुआ पहले मंडल कहलाता था। उसके बाद मंडल के बाद विषय आए। विषय कौन है? तो विषय एक जिला हुआ, जो आज जैसे पटना जिला है तो ये जिला हुआ विषय कहलाए। उसके बाद विषय के बाद हम लोग स्थानिक बोलते हैं, वो 800 गांवों का समूह था। उसके बाद द्रोणों को बोलते हैं, उसके बाद खरवाटी बोलते हैं, उसके बाद संग्रहण बोलते हैं, उसके बाद नीचे में गांव बोलते हैं। सबसे नीचे गांव था, तो संग्रहण कितने गांव का ये था? 10 गांव का। उसके बाद खरवाटी तो 200 गांव का था। और द्रोणमुख इसके अंतर्गत 400 गांव थे। स्थानिक क्या थे? तो इसके अंतर्गत 800 गांव थे। तो ये है मौर्य प्रशासन का पूरा विवरण। आगे हम इसको देखते हैं। देखिए, जो अभी पढ़े उसको हम फिर से एक बार डिटेल देख लेते हैं कि क्या था। तो प्रशासनिक इकाइयों को 4 भागों में बांटा गया था। चंद्रगुप्त के समय 4 भाग थे, अशोक के समय 5 प्रांत हो गए थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया था? तो चंद्रगुप्त के समय 4 भाग थे और अशोक के समय 5 भाग थे। प्रांत का जो शासन था ना, राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। इस काल में जिला राजू के अधीन था। जिला के जो मालिक थे वो राजू कहलाते थे और आधुनिक जिलाधिकारी के समान थे। राजू जो उस समय थे वो क्या थे? तो जिला जो था राजू के समान था, और वो पहले क्या कहलाते थे? जिलाधिकारी। आज के जिलाधिकारी हैं, पहले राजू के समान थे। तो इस काल में राजू कौन कहलाते हैं? जिलाधिकारी कहलाते हैं। सचिव स्तर का काम देखने वाला अधिकारी होता था युक्तक। युक्तक जो है, जैसे युक्तक क्या है? तो सचिव स्तर। युक्तक जो है सचिव स्तर का काम देखते थे। हम और काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अभी जो पढ़े क्या थे? पहला राजा थे, उसके बाद प्रांत थे, तब प्रांतों को क्या बोला जाता था? चक्र कहा जाता था। मंडल आहार, आहार को विषय भी बोलते थे। ग्राम और प्रशासन में सबसे छोटी इकाई थी। अभी पढ़े हैं ना कि ग्राम सबसे छोटी इकाई था, सबसे निचला इकाई। आज इसके समूहों को मिलाकर जैसे 800 गाँव थे तो उसको क्या बोला जाता था? 800 गाँव को 800 गाँव को देखिए, 800 गाँव था जो स्थानीय थे। उसके बाद 400 गाँव थे जो द्रोणमुख थे।
800 गांव थे जो खरवाटिक थे, और 10 ग्राम थे वो 10 गांव थे वो संग्रहण थे, और एक जो लोअर लेवल पर था जिसका ग्राम एक मुखिया होता था वो ग्राम कहलाते थे। तो ये देखिए खरवाटिक, द्रोणमुख और स्थानिक, और उसके बाद ग्राम, सबसे छोटे इकाई पर ग्राम था। अब हुआ ये हम लोग मौर्य प्रशासन को अच्छे तरीके से देखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, राजस्व प्रशासन थोड़ा सा देखते हैं। वो राजनीतिक था, कैसे चलता है शासन। यहाँ मौर्य प्रशासन का हम लोग जानते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे। मतलब अर्थव्यवस्था क्या था, जीने का तरीका क्या था, पेशा क्या था। तो पहला क्या था, पहला कृषि थी, कृषि। दूसरा पशुपालन, और तीसरा व्यापार। और ये तीनों को मिला को वार्ता बोला जाता था। ध्यान रखिएगा, वार्ता, वार्ता। हम लोग ध्यान से देखते हैं, पहला इसका पेशा क्या था, तो कृषि भी था। जैसे हम लोग पढ़े थे ऋग वैदिक काल में कृषि था, पशुपालन भी थे, फिर हड़प्पा में व्यापार थे। तो यहाँ तीनों मिलाकर था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ हम लोग यहाँ पहुँच गए। कृषि भी है, पशुपालन भी है, और व्यापार भी है। तो तीनों मिला को क्या बोलते थे, वार्ता बोला जाता था। राजकीय भूमि को देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी, जो राजा की भूमि होता था वो प्रधान अधिकारी होते थे, तो उसको क्या बोलते थे, तो सीता अध्यक्ष बोला जाता था। और ऐसी भूमि जिस पर बिना संचित किए हुए अच्छी खेती होती थी उसको अदेय मातृक बोले थे। सॉरी, मतलब बिना सिंचित किए हुए फसल पर, बिना सिंचित किए हुए मतलब भूमि पर जो खेती हो जाता था, अच्छे फसल होती थी, उसको अदेव मातृक भूमि बोलते थे। ठीक है, ध्यान से। मतलब सरकारी जो भूमि होता था ना, उसके रक्षक थे जो ना, उसके अध्यक्ष कौन कहलाते थे, सीता अध्यक्ष बोलते थे। और बिना सिंचाई किए, कभी कभी देखते हैं कि ना कोई ज़मीन उपजाऊ होता है तो वहाँ बिना सिंचाई किए, दाऊब जैसे गंगा का दाऊब का क्षेत्र है तो वहाँ बिना सिंचाई किए हुए फसल अच्छे हो जाते थे, वो क्या कहलाते हैं, अदेव मातृक कहलाते थे। राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, भूमि का कर था, जो कुल उपज का 1/6 भाग से 1/4 लिया जाता था। भूमि कर था, वहाँ टैक्स जो था ना वो क्या था, भूमि कर था। उसके बाद उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी बोलते थे, श्रेणी बोला जाता था। और श्रेणियों के पृथक न्यायालय होते थे जो व्यापार व्यवसाय में संबंधित विवादों का निपटारा करते थे। श्रेणी न्यायालय के महाश्रेष्ठी कहते थे। जैसे शिल्प या कारीगर, उसको श्रेष्ठी बोला जाता था, और उसका जो न्यायालय होता था वो महाश्रेष्ठी कहलाते थे। ध्यान से। जैसे रेशम बनता था, उद्योग और कल कारखाने लगे हुए थे छोटा छोटा, तो वो क्या थे, तो श्रेणी, उद्योग धंधों की संस्था को श्रेणी बोला जाता था। लेकिन उसका न्यायालय को क्या बोलते हैं, महाश्रेष्ठी बोला जाता था। उसके न्यायालय को क्या बोलते थे, तो महाश्रेष्ठी बोला जाता था। शिल्पियों का अध्ययन क्या था, तो ये ध्यान रखिएगा, सार्थवाह। अनाज से संबंधित व्यापारियों के समूह को सार्थवाह बोलते थे। सार्थवाह मतलब जो अनाज का व्यापारी होते थे वो क्या कहलाते थे, तो व्यापारियों के समूह को क्या बोलते थे, सार्थवाह बोला जाता था। निगम तो कौन था, तब व्यापारियों का संगठन था। और संघ महाजन एवं देनदार, जैसे कोई पैसा लेता है उसके बाद में देता है तो वो महाजन हुआ, फिर देने वाला हुआ देनदार हुआ। तो ये क्या कहलाते थे, श्रेणी संघ में आते थे। और समय, संगठनों के कानून को, समूह को क्या बोला जाता था, समय। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ध्यान रखिएगा। सार्थवाह तो अनाजों से संबंधित व्यापारियों को, मतलब व्यापार कैसे, अभी लोग बोलते हैं कि एक बोरा यहाँ से लेकर दूसरे राज्यों में जाएंगे तो हम लोग फायदा होगा, तो वो अनाज से संबंध व्यापारियों का अध्ययन सार्थवाह कहलाते थे। और निगम क्या था, तब व्यापारियों का संगठन था। लोग व्यापारी लोग संगठित होते थे, वो संगठन कहलाता। और संघ, इसमें महाजन और देनदारों का संगठन था। मौर्य के राजकीय मुद्रा क्या थी, पन थी। जानते ही हैं पन, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, ध्यान से। ये था इनका मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था का प्रशासन कैसी थी। तो पन के बारे में पिछले क्लास में देख लीजिएगा। पन मुद्रा पढ़ा हुआ था। मुद्रा का साधन क्या था, मतलब विनिमय का साधन क्या था, तो पन थे। ये क्या थे, चांदी के सिक्के थे, पंचमार्क सिक्का कहलाता था। और निष्क और सातवान भी थे। तो निष्क सोने का मुद्रा थे, सातवान चांदी के मुद्रा थे। और ये इसका क्या था, तो मौर्य का राजकीय मुद्रा पन थी। ध्यान रखना है, विस्तारित से मुद्रा की चर्चा पिछले क्लास में की गई है। आगे
एक चैप्टर और है, देखिए ये मौर्यकालीन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो मौर्यकालीन की मूर्ति जो है ना विशेष उल्लेखनीय है परखम, जो कहाँ है, मथुरा में है। परखम मुद्रा जो है, परखम मुद्रा का जो मूर्ति है वो कहाँ मिला है, तो मथुरा में मिला है। और यक्ष की मूर्ति पटना से प्राप्त हुई है। यक्ष की 2 मूर्ति मिली है, दीदारगंज और चमारग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मिली है। कहाँ से है, तो ये बिहार से। परखम याद रखिएगा, पूछता है कहाँ है, तो मथुरा में है। यक्षिणी की मूर्ति मिली है। और पटना से 2 मूर्ति मिली है, एक दीदारगंज है और एक चामरग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मिली है। दीदारगंज में पाई जाने वाली यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तियाँ हैं। चलिए अब हम राजस्व से संबंधित प्रमुख शब्दावली, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको रखे हैं। सीता, सिर्फ कार्य कैसा था, तो सीता राजकीय भूमि से होने वाला आय क्या कहलाता था, सीता। राजकीय जो मतलब सरकारी भूमि था उससे आय होता था तो उसको सीता कहते थे। और इसके अध्यक्ष को क्या बोलते, तो सीता अध्यक्ष बोलते थे। तो इनकम जो होता था ना, वो राजकीय भूमि से होने वाले आय क्या थे, सीता थे। भाग, तो उपज का हिस्सा क्या था, 1/, अभी पढ़े हैं 1/4 से 1/6 तक ये हिस्सा लिया जाता था, भाग। प्रवेश क्या था, तो आयात कर, मतलब जो आता था कभी भी तो उस पर टैक्स लगता था, कोई बेचने आया मौर्यकाल में तो उस पर टैक्स लगता था, प्रवेश बोला जाता था। आयात कितना % टैक्स लगता था, 20%। निष्काम में, निष्काम क्या था, तो निर्यात कर, जो बेचा जाता था या निर्यात किया जाता था उस पर निष्काम में कर लगता था। परनय क्या है, तो परनय आपातकालीन कर था। आपातकाल में जैसे कभी अकाल पड़ा, जिसे सहगौरा अभिलेख से पढ़े हैं, तो आपातकालीन कर लगता था, उसको परनय बोलते थे। बलि क्या है, तो एक प्रकार का राजस्व कर था, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बलि तो एक प्रकार का क्या था, इंपॉर्टेंट कर था। उसके बाद हिरण्य बोलता था, अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता था। मौर्य प्रशासन में कभी कभी अनाज के रूप में नहीं लेकर क्या लिया जाता था, तो नगद लिया जाता था, वो हिरण्य कहलाता है। सेतु बंध, राज्य को और सिंचाई का प्रबंध जो करता था उस पर कर लगता था। राज्य में जो सिंचाई का प्रबंध करता था ना, उसको कर लेता था, तो वो सेतुबंध कहलाता था। सेतु ऐसे भी याद रखिएगा, सेतु कब कहाँ बनता, पुल पर बनता था, कैसे होता, सिंचाई होता। और बिष्टि क्या था, तो निःशुल्क श्रम और बेगारी, मतलब बिना श्रम दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए बेगारी करवाना, बेगारी कहलाता था। तो निःशुल्क श्रम, निःशुल्क जो श्रम होता था और बेगार का जिस पर कर लगता था वो क्या कहलाता था, निःशुल्क श्रम कराता था। श्रम किया, थोड़ा कम पैसा दिया, निःशुल्क नहीं होता था लेकिन थोड़ा कम पैसा दिया तो उस पर कर लगता था, वो बिष्टि कहलाता है। आगे फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाले आय जो था ना, उस पर कौन सा लगता था ना, सीता कर लगता था। और उपज का हिस्सा जो होता था उस पर कर लगता था, उसको भाग बोलते थे। और प्रवेश मतलब आयात कर, प्रवेश। और निष्काम मतलब निकलना, तो निर्यात कर। और प्रनय मतलब आपातकालीन, प्रनय प्रलय आ गया तो मतलब आपात आ गया तो निर्यात कर। निष्क्राम निर्यात, ना से निष्क्राम और ना से निर्यात। प्रलय मतलब प्रलय आ गया, तो प्रलय कब आता है, आपात स्थिति में आता है, तो आपातकालीन कर। बलि तो एक प्रकार का राजस्व कर था। हिरण्य क्या था, तो अनाज के रूप में ना लेकर नकदी दिया जाता था, तो वो हिरण्य कर कहलाता था। सेतु बंध है, तो राज्य को सिंचाई जो व्यवस्था करता था ना, वो एक कर लेता था, वो क्या कहलाता है, सेतु बंध कर कहलाता था। अब बिष्टि क्या था, तो निःशुल्क श्रम और बेगार के लिए जो कर दिए जाते थे ना, वो बिष्टि कहलाते थे। ये देखिए मौर्यकालीन समाज को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि ये अर्थशास्त्र में क्या क्या कैसा समाज था। तो यहाँ शूद्र का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में शूद्र को आर्च कहा गया है और इन्हें म्लेच्छ से भिन्न माना जाता था। शूद्र जैसा कि हम लोग पढ़े थे ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वो कर्म के आधार पर बांटा गया था, फिर बाद में जन्म के आधार पर हो गया था। तो ये क्या था, अर्थशास्त्र में शूद्र को आर्य कहा गया है और उसमें म्लेच्छ से भिन्न माना गया है। अर्थशास्त्र में आर को क्या बोला गया है, शूद्र को आर बोला गया है। मतलब शूद्र सबसे, देखिए धीरे धीरे शूद्र जाति सबसे निम्न लोग कैटेगरी के थे, उन्हीं को आर्य मानने लगा और म्लेच्छ से भिन्न माना गया है। अर्थशास्त्र में करीब 15 मिश्रित जातियों का उल्लेख है। उन्हें क्या बोला जाता है, आटविक बोला जाता था। विताष्ट होते थे, सूत होते थे, पार्श्ववाद था, पुलकस था, छता था, स्वापाक इत्यादि। ये इतना नहीं जानना है, हम लोग सीधे जानेंगे कि क्या थे। तो अर्थशास्त्र में करीब 15 मिश्रित जातियों का उल्लेख है, वो सब म्लेच्छ का भी इसमें जिक्र हुआ था। मेगास्थनीज में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी
जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता। मेगास्थनीज ये बताते हैं। और मेगास्थनी भारतीय समाज को कितने जातियों में बांटे हैं? 7 भाग में। बस यही पढ़ने के लिए यहाँ लाए थे। कौन है? तो 7 भाग कौन था? ये मेगास्थनीज। कौटिल्य जो थे 7 सप्तांग सिद्धांत दिए थे, लेकिन यहाँ जो थे ये कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे ना भारतीय समाज को 7 भागों में बांटे थे। वो कौन कौन है? तो पहला दार्शनिक थे। पहला दार्शनिक, जो दार्शनिक बाहर से आए वो दार्शनिक कहलाए। उसके बाद दूसरा किसान। पहला दार्शनिक को भाग में बांट दिए, पहला, दूसरा किसान। किसान समाज। पहला क्या थे? तो दार्शनिक थे। दूसरा समाज, दूसरा किसान थे, सॉरी। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान और तीसरा अहीर, जिसको पशुपालक बोलते थे। अहीर, पशुपालक। पशुपालक या जो व्यापार उपार करते थे, अहीर कहलाए। उसके बाद चौथा कौन है? तो कारीगर, जिसको शिल्पी बोलते थे। कारीगर, शिल्पीकार बोलते थे। शिल्पी। उसके बाद सैनिक। क्या हुए? 5वां में सैनिक है, जिसको योद्धा बोला जाता था। छठा कौन हुए? निरीक्षक। निरीक्षक। और एक वर्ग था 7वां, सभासद बोलते हैं। सभासद। सभासद, ये ध्यान रखिएगा। याद हुआ? ये मेगास्थनीज तो थे ना, मौर्य साम्राज्य को 7 तत्वों में बांटे थे, 7 भागों में विभक्त किए थे, 7 जातियों में विभक्त थे। ये पूछता है। कौटिल्य का वो सप्तांग सिद्धांत था, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। कौटिल्य का वो सप्तांग सिद्धांत था और ये मेगास्थनीज का मतलब 7 पार्ट में बांटा गया है, जातियों में बांटा गया है। मौर्य साम्राज्य को 7 जातियों में बांटा गया है। वो पहला कौन है? तो दार्शनिक। जो लोग आए वही पहला हुए, तो दार्शनिक जाति के थे वहाँ सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसान आए, दूसरा किसान थे। तीसरा अहीर थे, जो पशुपालन करते थे। चौथा कारीगर, जो शिल्प व्यापार करते थे, रेशम का व्यापार होता था, उद्योग धंधे होते थे छोटे छोटे। उसके बाद सैनिक, योद्धा थे। उसके बाद छठा में क्या था? निरीक्षक थे। और 7वां में सभासद थे, सभा वर्ग के लोग थे, सभासद थे। उसके बाद अनुशासक वर्गीय मेगास्थनीज का यह वर्ण भारतीय वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था से मेल नहीं खाती है। मतलब ये जो इनका 7 जातियाँ हैं ना, दूसरे लोग जैसे कौटिल्य किए जाति का विवरण, तो इनसे मैच नहीं खाता है। इनका अलग ही मंतव्य है, इनका अलग ही विचार था इसमें, लेकिन पूछता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेगास्थनीज और अन्य यूनानी लेखक डियोडोरस, पेरियन, स्ट्रेबो और की धारणा थे कि एरियन बोला था, पेरियन नहीं। डियोडोरस, स्ट्रेबो, एरियन धारणा थी कि मौर्यकालीन भारतीय समाज में वंश प्रथा प्रचलित नहीं थी। मतलब दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, वंश प्रथा नहीं, दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। लेकिन कौटिल्य ने दास प्रथा का वर्णन किया है। और मेगास्थनीज कर भारत में सभी स्वतंत्र और समान थे, इनमें कोई भी दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज बोलते हैं कि दास प्रथा नहीं थी, लेकिन अर्थशास्त्र में कौटिल्य जो बोले हैं क्या 9 प्रकार के दास थे। वो नाम क्या था? तो उदरदास, दंड प्रणीत, ख्वाहत, गुजाहत, दयागत, लब्धकृत और आत्म बिक्रीकर और अहितक। ये मौर्यकाल में बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी थी जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन का बिताकर गणिका थी। वैश्या के रूप में जीवन यापन करने वाले क्या कहलाते थे? वैश्या के रूप में जीवन यापन करने वालों को रूपजीवा बोला जाता था, ये ध्यान रखिएगा। और स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बराबरी, अशोक जो थे बराबरी का दर्जा दिए थे। ये है मौर्यकालीन समाज। चलिए आज हम मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट किए हैं, अब आगे पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।